Hello, hello everyone. I hope you are all doing well. Today, the subject of my lecture is the nature of literature. First of all, we will look at the questions like what is literature, what is not literature, what is the nature of literature. One way is to define literature as everything in print. इन एक तरीका लिटरेचर को डिफाइन करने का ये है कि हम कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें इन प्रिंट हैं, that is literature. As Edwin Greenlaw has argued, nothing related to the history of civilization is beyond our province. We are not limited to bell letters or even to printed or manuscript records in our effort to understand a period of our civilization. And we must see our work in the light of its possible contribution to the history of culture. यानी जैसे कि एडविन ग्रीनलॉ ने बोला है कि जितना भी हमारी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड है वो हमारे प्रोविंस यानी हमारी रीच या हमारे एम्बिट से आगे नहीं है, उससे बियॉन्ड नहीं है। और हम ये छोटी-मोटी किसी भी एक जॉनरा किसी भी एक फ़ील्ड से अपने आप को वो नहीं कर सकते, इवन के प्रिंटेड फॉर्म या मैन्युस्क्रिप्ट से भी अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। तो सो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और व्हिच इज़ देयर इन द प्रिंटेड फॉर्म दैट इज़ ओनली लिटरेचर यानी हम अपने आप को किसी एक चीज़ से लिमिट नहीं कर सकते। सो वी मस्ट सी आवर वर्क इन द लाइट ऑफ इट्स पॉसिबल कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी हमें अपने काम को एक ऐसे देखना चाहिए कि जैसे वो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री ऑफ कल्चर में। अकॉर्डिंग टू ग्रीनलॉस theory and the practice of many scholars. Literary study has thus become not merely closely related to the history of civilization, but indeed identical with it. यानी कितने स्कॉलर्स से अकॉर्डिंग टू मैनी स्कॉलर्स एंड ग्रीन लॉस थ्योरी ये जो लिटरेरी स्टडी है ये ना सिर्फ ये क्लोजली रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन से लेकिन ये इससे आइडेंटिकल भी है Historians neglect these problems that they are too much preoccupied with diplomatic, military, and economic history. अब हिस्टोरियंस जो कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को ऑफ कोर्स नेग्लेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअली उन पे ये काइंड ऑफ वी ब्लेम हिस्टोरियंस फॉर historian जो हैं they are not they do not they do not deal with the printed material they do not deal with the printed material that is related with the history of civilization और इन पे ये कहा जाता है कि they are too much preoccupied with diplomatic military and economic history यानी वो इन हिस्ट्री के मुतालिक बहुत ज़्यादा लिखते हैं और ये चीज़ें हम डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दे आर द पार्ट ऑफ लिटरेचर तो अगर वो सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में है तो हम इस वजह से ये नहीं कह सकते कि वो पार्ट ऑफ लिटरेचर है यानी हिस्टोरियंस अपने आप को हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पे इतना फोकस नहीं रखते The study of everything connected with the history of civilization does, as a matter of fact, crowd of strictly literary studies. यानी किसी भी चीज़ की स्टडी को यानी ये जो भी स्टडी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो वो लिटरेरी स्टडी को आप कह सकते हैं कि वो लिटरेरी स्टडी को बिल्कुल क्राउड आउट कर देती है। आप कह सकते हैं कि लिटरेरी स्टडी बिल्कुल उससे लिटरेरी स्टडी दैट वो उसे इन अ वे इट इज़ दैट लिटरेरी स्टडी इज़ रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन यानी लिटरेरी स्टडी इन चीज़ों को डील करती है। हिस्टोरियन जो हैं कि वो डिप्लोमैटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री को करते हैं तो लिटरेरी स्टडी होगी या लिटरेचर हो गया दैट थिंग एक्चुअली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। And the identification of literature with the history of civilization is a denial of the specific field and the specific methods of literary study. अब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेचर है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के साथ ये कहा जाता है कि ये दिस इज बेसिकली अ डिनायल ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड एंड द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ लिटरेरी स्टडी तो हम जब लिटरेचर को आइडेंटिफाई करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के साथ ये इन अ वे हम एक फील्ड को डिनाई कर रहे होते हैं इस पे एक स्पेसिफिक फील्ड को डिनाई भी कर रहे होते हैं तो हम फिर बेसिकली वी कैन नॉट लिमिट literature with only the history of civilization. Here on the next page, another way of defining literature is to limit it to great books, which, whatever the subject, are notable for literary form or expression.
यानी दूसरा तरीका लिटरेचर को डिफाइन करने का ये है कि आप लिटरेचर को ग्रेट बुक से लिमिट कर दें। पहला तरीका ये था कि हमने उसको हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के साथ किया, आप ग्रेट बुक्स के साथ उसको लिमिट कर रहे हैं। Within lyrical poetry, drama, and fiction, the greatest works are selected on aesthetic grounds. Other books are picked for their reputation or intellectual eminence, together with aesthetic value of a narrow kind, style, composition, etc. यानी यहाँ पर लिटरेचर को हम लिमिट करते हैं ग्रेट बुक्स के साथ, और ग्रेट बुक्स के अंदर जो भी लिरिकल पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, उसके अंदर हम एस्थेटिक ग्राउंड्स की बेस पर उनको देखते हैं, या इंटेलेक्चुअल एमिनेंस की बेस पर उनको देखते हैं, उसके स्टाइल कंपोजिशन वगैरह को देखते हैं। यानी ये एक तरीका है जिसकी बेस पे हम लिटरेचर को डिफाइन करते हैं। Most literary histories do include treatment of philosophers, historians, theologians, moralists, politicians, and even some scientists. It would, for example, be difficult to imagine a literary study of 18th century England. अब ज़्यादातर लिटरेरी स्टडीज अगर आप देखें, वो एक्चुअली वो दे टैकल दे डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, थियोलॉजियंस, यानी इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ लिटरेरी स्टडी ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड विदाउट एन एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट ऑफ बर्कले एंड ह्यूम एंड बिशप बटलर एक्सेट्रा। तो फिर ज़्यादा जैसे कि हमने कहा है कि जितनी ज़्यादातर लिटरेरी स्टडीज़ हैं, उनको उनमें आप देखें कि वो फिलासफर्स के बारे में बात होती है, हिस्टोरियंस के बारे में बात होती है, थियोलॉजियंस, मोरलिस्ट वगैरह के। इसी तरह अगर आप 18th सेंचुरी इंग्लैंड लिटरेचर को आप देखें, लिटरेरी हिस्ट्री को देखें, तो आपके पास भी वो चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल वो ह्यूम के बारे में, बिशप के बारे में, बटलर के बारे में एक साथ बात करेंगे। We get perfunctory and inexpert accounts of these authors in terms of their speciality. अब हमको वो perfunctory या inexpert accounts उन राइटर के बारे में मिलते हैं, कोई इतने अथेंटिक भी नहीं मिलते, वो जस्ट मेयर रूटीन वर्क टाइप एक जॉब मिलती है, इम्पर्टिनेंट किस्म के अकाउंट हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए ह्यूम को, quite rightly Hume cannot be judged except as a philosopher, यानी ह्यूम को सिर्फ एज अ फिलोसफर देखा गया और लिटरेरी हिस्ट्री में। गिबन को देखें तो वो हिस्टोरियन देखा गया है, बिशप बटलर को देखें एज अ क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट देखे गए हैं, एडम स्मिथ को भी, यानी एक स्पेसिफिक फील्ड और एंगल के थ्रू उनको देखा गया, ऐसे ज्यादा नहीं देखा गया। But in most literary histories, these thinkers are discussed in a fragmentary fashion without the proper context. अब ज़्यादातर लिटरेरी हिस्ट्रीज में देखें, इन जो थिंकर्स हैं, ये जो थिंकर्स हैं ऊपर जिनके हमने नाम लिए हैं, दे आर डिस्कस इन अ फ्रैगमेंटरी फैशन विदाउट द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, इनका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, फ्रैगमेंटरी फैशन में इनको इनको डिस्कस किया गया। The literary history is not automatically transformed into a proper history of these disciplines. He become simply a compiler, a self-conscious intruder. अब लिटरेरी हिस्टोरियन को देखा जाए, वो एक प्रॉपर हिस्टोरियन इन वो प्रॉपर हिस्टोरियन की शक्ल में इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया। वो सिंपल एक कंपाइलर बनता है, सेल्फ कॉन्शियस इंट्रूडर बनता है। अगर आप उनको देखा जाए तो लिटरेरी हिस्टोरियन ही इज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रॉपर हिस्टोरियन ऑफ दीस डिसिप्लिन्स। वो प्रॉपर हिस्टोरियन नहीं बनता इन डिसिप्लिन का। अगर आप लिटरेरी हिस्ट्री को पढ़ें या लिटरेरी हिस्टोरियन को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर हिस्ट्री इन डिसिप्लिन्स की नहीं मिलती, बल्कि फ्रेगमेंटरी यानी पार्ट एंड पार्सल या पोर्शंस में आपको चीज़ें मिलती हैं। The study of isolated great books may be highly commendable for pedagogical purposes. अब pedagogical purposes के लिए great books को आपको may be recommend भी किया जाए, आप उनको पढ़ें भी। Particularly जो beginning students हैं उनके लिए जो great books बड़ी recommended होती हैं। लेकिन overall जब आप literature के student बनते हैं तो आपको great books के साथ-साथ small books जो consider होती हैं उनको भी देखना पड़ता है। Within the history of imaginative literature, limitation to the great books makes incomprehensible the continuity of literary tradition. अब imaginative literature की history को अगर आप देखें तो अगर आप जब अपने आप को लिमिट करते हैं great books के साथ, so ये it actually hamper the literary tradition. It actually hamper the continuity of literary tradition. So it's not good for the literary tradition in a way, because आप अपने आप को सिर्फ great books के साथ लिमिट कर लें तो लिटरेरी ट्रेडिशन वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक भी जाएगी। इन हिस्ट्री, philosophy and similar subjects, it actually introduces an excessively aesthetic point of view. अब जब हिस्ट्री या फिलॉसफी वगैरह में देखते हैं या इसी तरह के सिमिलर सब्जेक्ट्स में, तो आपको फिर आप उसमें एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को ढूंढते हैं।
उसमें सिर्फ ग्रेट बुक्स को नहीं देखते, आप हिस्ट्री वगैरह में एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाते हैं। वो फिर expository, there is obviously no other reason than stress on expository style and organization for singling out Thomas Huxley from all English scientists as the one worth reading. फिर आप जब सिर्फ ग्रेट बुक्स या ग्रेट राइटर्स की तरफ जाएं तो आप फिर एक स्पेशली एक्सपोजिटरी स्टाइल के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, फोकस करते हैं, एक्सपोजिटरी स्टाइल को देखते हैं किसी भी राइटर का, फिर आप उसकी बेस पे किसी एक राइटर को सिंगल आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टॉमस हक्सले को अब तमाम इंग्लिश साइंटिस्ट से आप उसको कहते हैं कि इज डिफरेंट एंड ही इज वर्थ रीडिंग। दिस क्राइटेरियन मस्ट विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस फेवर पॉपुलराइजर्स ओवर द ग्रेट ओरिजिनेटर्स। अब ये जो कंसेप्शन है जिसमें हम एक राइटर को सिंगल आउट कर लेते हैं, तो ये फिर फेवर करता है पॉपुलराइजर्स को, जो एक राइटर को या एक काम को या एक बुक को पॉपुलराइज कर देते हैं। इसके ऊपर उनको ज़्यादा वो जो ग्रेट ओरिजिनेटर्स होते हैं उसके ऊपर पॉपुलराइजर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हम यानी एक बंदे को या एक बुक को सिंगल आउट कर लेते हैं। इसी तरह हम फिर वी विल प्रेफर हक्सली टू डार्विन, बर्गसन टू कैंट। फिर हम यानी जो ओरिजिनेटर होते हैं उसके ऊपर जो पॉपुलराइजर होते हैं उनको फिर तरजीह देने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो डार्विन है ओरिजिनेटर है तो उसके ऊपर हम हक्सले को जो पॉपुलराइजर हो गया, जो पॉपुलर है, तो उसको हम तरजीह देते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैंट है जो अगर ओरिजिनेटर है उसके ऊपर हम बर्गसन को जो उसके बाद जिन पॉपुलराइजर बना है उसको हम तरजीह देने लग जाते हैं। The term literature seems best if we limited to the art of literature, that is of to imaginative literature। यानी अब लिटरेचर की टर्म के बारे में कहा जा रहा है कि अगर हम इसे सिर्फ इमेजिनेटिव लिटरेचर तक महदूद रखें तो इट इज बेस्ट। One of the objections to literature is its suggestion in its etymology from literature of limitation to written or printed literature। लिटरेचर पे एक ऑब्जेक्शन भी ये भी किया जाता है कि इसे हम प्रिंटेड या रिटन लिटरेचर तक महदूद रखते हैं। For clearly any coherent conception must include oral literature। यानी अगर हम सिर्फ इसे प्रिंटेड या रिटन तक महदूद रखते हैं तो फिर ओरल लिटरेचर भी तो हो सकता है, उसके बारे में क्या कहा जाए फिर। ये एक ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म है लिटरेचर के ऊपर। लैंग्वेज इज द मटेरियल ऑफ लिटरेचर एज स्टोन और बॉन्ज इज ऑफ स्कल्पचर, पेंट्स और पिक्चर। लैंग्वेज इसी तरह मटेरियल है लिटरेचर का, जैसे स्टोन और बॉन्जे जो हैं एक स्कल्पचर के मटेरियल होते हैं, जैसे पेंट्स एक पिक्चर के मटेरियल होते हैं, जैसे साउंड एक म्यूजिक के मटेरियल होते हैं। इसी तरह लैंग्वेज भी एक लिटरेचर का मटेरियल है। लैंग्वेज इज नॉट mere inert matter like stone but is itself a creation of man। It's thus charged with the cultural heritage of linguistic group। तो अब लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि ये उसी जो मैं आपके पास एक अ, जो आप काम प्रोड्यूस करते हैं उसका कोई इनर्ट मटेरियल नहीं है या इनबॉर्न नहीं है या इन इनेट नहीं है। ऑलराइट, तो ये एक क्रिएशन होती है। जैसे अब जैसे स्टोन है वो किसी भी अगर एक चीज़ का जैसे वो ऑलरेडी एक मटेरियल बना हुआ है, लेकिन लैंग्वेज ऐसे नहीं है। लेकिन लैंग्वेज तो हम मैन क्रिएट करता है, और लैंग्वेज के साथ-साथ फिर कल्चरल हेरिटेज भी होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक ग्रुप के डिफरेंट होंगे, ज़ाहिर है। हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का कुछ स्पेसिफिक एक कल्चरल हेरिटेज होता है, तो उसके साथ वो भी उस काम में इंक्लूड हो जाता है जो जब वो राइटर भी लिखता है। The main distinctions to be drawn are between the literary, the everyday, and the scientific uses of language। यानी ये मेन यूज अब डिफरेंट डिस्टिंक्शंस हैं जो ड्रा की करेगा राइटर, यानी एवरीडे राइटिंग के बारे में, साइंटिफिक यूज ऑफ राइटिंग के बारे में, और लिटरेरी यूज ऑफ राइटिंग के बारे में। The problem is crucial and by no means simple in practice, since literature, in distinction from the other arts, has no medium of its own, and since many mixed forms and subtle transitions undoubtedly exist। अब लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है राइटर के, ये दूसरे आर्ट से डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज इट हैज नो मीडियम ऑफ इट्स ओन। इसका कोई अपना मीडियम नहीं है। एंड सिंस मैनी मिक्स्ड फॉर्म्स एंड सटल ट्रांजिशंस अनडाउटेडली एग्जिस्ट। मिक्स्ड फॉर्म डिस्टेंट डिफरेंट ट्रांजिशन है वो अब एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इट इज फेयरली इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। लैंग्वेज ऑफ साइंस और लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर के बारे में आप आसानी से डिस्टर्न कर सकते हैं। द मेयर कंट्रास्ट बिटवीन थॉट एंड इमोशन और फीलिंग इज हाउएवर नॉट सफिशिएंट। यानी थॉट और इमोशन की बेस पे आप या फीलिंग की बेस पे इनका कंट्रास्ट सिर्फ ड्रा नहीं कर सकते। यानी आप बोलें थॉट साइंस से रिलेटेड है और इमोशन और फीलिंग लिटरेचर से रिलेटेड है, ये काफ़ी नहीं है। लिटरेचर डज कंटेन थॉट, यानी लिटरेचर में भी थॉट होती है, व्हाइल इमोशनल लैंग्वेज इज बाय नो मींस कन्फाइंड टू लिटरेचर।
अब जो इमोशनल लैंग्वेज है वो किसी भी वो सिर्फ लिटरेचर से ही महदूद की जाती है। लिटरेचर में थॉट भी हो सकती है, इमोशन भी हो सकते हैं, फीलिंग भी हो सकती है। Still, the ideal scientific language is purely denotative. It aims at a one-to-one correspondence between science and referent. लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि जो प्योरली साइंटिफिक लैंग्वेज होती है वो डेनोटेटिव होती है, कॉनोटेटिव नहीं होती। ऑलराइट। और सिर्फ कॉनोटेटिव नहीं होती है, डेट इज डेनोटेटिव। और वो जो डेट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन साइन एंड रेफरेंस, यानी साइन और रेफरेंस जो टर्म्स हैं हमने यूज किए हैं साइंटिफिक यहाँ पे, वो उससे ही रिलेटेड होती है। The sign is completely arbitrary, hence it can be replaced by equivalent signs. ये साइंस के बारे में या साइंटिफिक लैंग्वेज के बारे में एक टर्म है, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। Here we go. The scientific language tend towards such a system of science as mathematics or symbolic logic. जब scientific language के बारे में राइटर बात करता है कि ये फिर लॉजिक के symbolic लॉजिक जो मैथ्स में साइंस होती हैं इसके तरफ इसकी ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है। अब लिटरेरी लैंग्वेज के बारे में बात होती है नेक्स्ट। लिटरेरी लैंग्वेज विल अपीयर इन सम वेज डिफिशिएंट कंपेयर टू साइंटिफिक लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज विल अपीयर इन सम वेज डिफिशिएंट। अब लिटरेरी लैंग्वेज के थोड़े से डिफिशिएंट वेज हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने साइंटिफिक हैं। इट बाउंड्स इन एम्बिग्युइटीज, ये इसमें एम्बिग्युइटीज भी होंगी लिटरेरी लैंग्वेज में। साइंटिफिक लैंग्वेज में तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है और रेफरेंट और जो साइन का रिलेशन है उस पर बेस कर रही है, थॉट है उस लैंग्वेज में। Whereas literary language में ambiguities भी होती हैं. It is like every other historical language, full of homonyms, arbitrary or irrational categories such as grammatical gender. It is permeated with historical accidents, memories, and associations. अब लिटरेरी लैंग्वेज में हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स होंगे, मेमोरीज होंगी, एसोसिएशंस होंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास आपको मिलेंगी। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज हाईली कनोटेटिव, यानी हाईली कनोटेटिव लैंग्वेज होती है लिटरेरी लैंग्वेज। फिर साइंटिफिक लैंग्वेज होती है वो डेनोटेटिव होती है। Moreover, literary language is far from merely referential. वो referential language नहीं होती, दूर दूर तक इससे यानी साइन और रेफरेंसेस का कोई ताल्लुक नहीं होता। It has its expressive side. इसका एक expressive side होता है। It conveys the tone and attitude of the speaker or writer. यानी writer speaker के attitude को बताती है। It also wants to influence the attitude of the reader. यानी रीडर के इन्फ्लुएंस को भी, रीडर को भी एक्चुअली उसके एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करती है, उसको परसुएट करती है, उसको अल्टीमेटली चेंज भी कर देती है लिटरेरी लैंग्वेज। जबकि साइंटिफिक लैंग्वेज तो सीधी फैक्ट्स पे बेस कर रही है, थॉट्स पे बेस कर रही है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस पे बेस कर रही है, वो परसुएट करने की कोशिश नहीं करती, लिटरेरी लैंग्वेज करती है। There is a further important distinction between literary and scientific language in the former. एक और इनमें डिस्टिंक्शन है जो साइंटिफिक लिटरेरी और साइंटिफिक लैंग्वेज में। द फॉर्मर यानी जो लिटरेरी लैंग्वेज है, द साइन इटसेल्फ द साउंड सिंबलिज्म ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस। अब जो फॉर्मल है यानी जो लिटरेरी है इसमें साइन को इटसेल्फ और साउंड सिंबलिज्म जो सिंगलिज्म ऑफ वर्ड है उनके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। अब नेक्स्ट आए जी, द साउंड पैटर्न विल बी लेस इंपॉर्टेंट इन अ नॉवल देन इन सर्टेन लिरिकल फॉर्म्स इम्पॉसिबल एक्सेट्रा। अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स हैं लैंग्वेज लिटरेरी लैंग्वेज के ऊपर हैं। दीज यानी नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट से देखते हैं। दीज डिस्टिंक्शंस फ्रॉम साइंटिफिक लैंग्वेज मे बी मेड इन डिफरेंट डिग्रीज फॉर वेरियस वर्क्स ऑफ लिटरेरी आर्ट। अब वेरियस डिग्रीज की बेस पे उनके डिफरेंस और देखे जाना है। फॉर एग्जांपल, द साउंड पैटर्न विल बी लेस इंपॉर्टेंट इन नॉवल देन इन सर्टेन लिरिकल फॉर्म्स इम्पॉसिबल ऑफ डिबेट रिलेशन। अब ये जो साउंड पैटर्न नॉवल में है वो लिरिकल फॉर्म में नहीं होंगे, इनमें आपस में डिफरेंट होंगे। अब ये लिटरेरी आर्ट में यानी लिटरेरी लैंग्वेज में इस तरह की चीजें भी आपको देखने में मिलेंगी। द एक्सप्रेसिव एलिमेंट विल बी फॉर लेस इन एन ऑब्जेक्टिव। अगर आप एक्सप्रेसिव एलिमेंट देखें ऑब्जेक्टिव नॉवल में आपको वो कम मिलेगा, जबकि बाकी जो पर्सनल लिरिक है उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। द प्रैग्मेटिक एलिमेंट अगर आप लिटरेरी लैंग्वेज में देखें तो दैट इज स्लाइट इन प्योर पोइट्री मे बी लार्ज इन अ नावल। ये प्रैग्मेटिक एलिमेंट नावल में भी ज़्यादा हो, जो पोइट्री है प्योर पोइट्री में उसमें कम आपको मिले। ऑलराइट, तो ये चीज़ें भी लिटरेरी लैंग्वेज का की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Literary language is far more deeply involved in the historical structure of the language. अब ये historical structure of language में भी बहुत ज़्यादा involve होती है। It stresses the awareness of the sign itself. It has its expressive and pragmatic side, which scientific language will always want so far as possible to minimize. अब इसमें expressive style भी है, इसमें pragmatic side भी है, जो कि scientific language avoid करेगी।
तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं. We will discuss the next part in the next lecture. Thank you. Next part of this lecture, that is the nature of literature. We will discuss that part in the next lecture. Thank you very much for watching. If you have any questions, please ask me in the comments below.